प्यारे विद्यार्थियों, मैं निमेश चौबीसा, असिस्टेंट प्रोफेसर एसबीपी गवर्नमेंट कॉलेज डूंगरपुर की ओर से आप सभी को मेरा नमस्कार। हमने पूर्व के वीडियो में यह पढ़ा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था उसको मुख्य रूप से हम 3 भागों में विभाजित करते हैं, जिसमें पहला भाग था उदारवादी युग, दूसरा था उग्रवादी युग और तीसरा था गांधी युग। जो पहला युग था उदारवादी युग, वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के वर्ष 1885 ईस्वी से लेकर के 1905 ईस्वी तक का काल माना जाता है। इसमें हमने यह भी पढ़ा था कि कौन कौन से नेता जो कि उदारवादी विचारों से प्रभावित थे या 1885 ईस्वी से 1905 ईस्वी के मध्य किन नेताओं का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर वर्चस्व था तथा इन उदारवादी नेताओं के द्वारा ब्रिटिश सरकार के समक्ष अपनी मांगों को किन किन तरीकों से, किन ढंगों से, किन कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी मांगे ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखी गई थी। लेकिन 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में हम देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर धीरे धीरे एक नवीन विचारधारा या एक ऐसे नए तरुण दल का उत्थान होता है जो कि पुराने उदारवादी विचारधारा के प्रतिक्रिया स्वरूप एक नई विचारधारा के साथ, एक नए तरीकों के साथ जिनका प्रादुर्भाव होता है। ये जो नया तरुण दल था वो पुराने उदारवादी जो नेता थे उनके ढंगों से, उनके कार्यों से, उनके तौर तरीकों से या उनके कार्यक्रमों से प्रभावित नहीं था, क्योंकि ये देखा गया कि जो उदारवादी नेताओं ने अपनी जो मांगे रखी थी उसकी ओर ब्रिटिश सरकार का कोई ध्यान न था तथा भारतीय लोगों में यह बात अब बलवती होती गई कि पुराने जो विचार थे, पुराने जो आदर्श थे, पुराने नेताओं के जो ढंग थे वो कारगर नहीं हो रहे हैं। अतः एक नई विचारधारा का उदय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में होता है। इस नए युग जिसको हम भारतीय इतिहास में उग्रवादी युग कहते हैं, इसका कालखंड 1905 ईस्वी से लेकर के 1919 ईस्वी तक, जब भारतीय राजनीति में गांधी का प्रादुर्भाव होता है, तब तक का जो युग है उसको उग्रवादी युग कहते हैं। इस उग्रवादी विचारधारा के पनपने के क्या मुख्य कारण थे उसका हम आज अध्ययन करेंगे। इसमें जो सबसे पहला जो कारण था वह था 1892 ईस्वी का अधिनियम। उदारवादी नेताओं के मांगों के परिणाम स्वरूप या उनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने 1892 ईस्वी का अधिनियम पारित किया था। लेकिन यह अधिनियम, इसके माध्यम से गठित होने वाली जो विधान परिषदें थी उसमें निर्वाचित व्यक्तियों का स्थान नगण्य था तथा विधान परिषद के अंदर भारतीय नेताओं को पूरक प्रश्न पूछने का एवं बजट पर विचार विमर्श का कोई अधिकार नहीं था तथा यह अधिनियम भारतीय नेताओं के मांगों के अनुरूप नहीं था और इस अधिनियम से भारतीय लोगों को काफ़ी निराशा हुई और इसी का परिणाम था कि उग्रवादी विचारधारा भारतीय राजनीति में पनपती गई। दूसरा जो कारण था वह था अंग्रेजी राज्य की प्रकृति को ठीक ढंग से समझना। उदारवादी नेता या उदारवादी युग के दौरान भारतीय लोग यह मानते थे या भारतीय नेता ये चीज मानते थे कि ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में बने रहना भारतीयों के लिए हितकर है। वे यह भी विश्वास करते थे कि अंग्रेजी न्यायप्रिय लोग हैं, लेकिन हम देखते हैं कि अंग्रेज जिन पर भारतीय लोगों ने यह विश्वास किया कि उनको भारतीय लोगों की समस्याओं के बारे में ज्ञान नहीं है। यदि उनको हमारी समस्याओं के बारे में ज्ञान होगा तो वे निश्चित रूप से हमारी मांगों के ऊपर विचार करेंगे। लेकिन धीरे धीरे भारत के लोगों के अंदर यह धारणा स्थान करती गई कि अंग्रेजी साम्राज्य भारत में सिर्फ अंग्रेजी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है। उनको भारतीय लोगों की मांगों पर, भारतीय लोगों की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं है
वो भारत की समस्याओं के निराकरण के स्थान पर अपने उद्देश्य की पूर्ति में लगे हुए हैं। तीसरा कारण जिसकी वजह से उग्रवादी जो युग था या उग्रवादी विचारधारा पनपी, वह था भारत का तीव्र आर्थिक शोषण। भारत के अंदर ब्रिटिश साम्राज्य की जो नीतियां थी, उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि भारत का अधिक से अधिक आर्थिक शोषण किया जाए। वह ब्रिटिश जो व्यापारिक नीतियां थी वो इसी अनुरूप बनी थी जिससे कि ब्रिटिश साम्राज्य को फायदा हो। भारत के निर्यातोन्मुख जो व्यापार था उसको हतोत्साहित किया जाए, भारत के कुटीर उद्योगों को, भारत के हस्तशिल्प उद्योगों को धीरे धीरे समाप्त किया जाए तथा इस प्रकार की नीतियां ब्रिटिश साम्राज्य में बनी कि भारत को सिर्फ कच्चे माल के स्रोत के रूप में ही सामने लाया गया। वो ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति के बाद वहां का जो तैयार पक्का माल था उसको अधिक से अधिक भारत में खपाया जाए, उसी के अनुसार आयात और निर्यात की नीतियां ब्रिटिश सरकार ने पनपाई। और इन सब के परिणाम स्वरूप भारतीय लोगों ने यह महसूस किया कि भारत की जो निर्धनता है उसका मुख्य कारण कहीं न कहीं अंग्रेजी साम्राज्य है और इसी के परिणाम स्वरूप धीरे धीरे भारतीय राजनीति में उदारवादी विचारधारा का प्रादुर्भाव हुआ। चौथा कारण अकाल और प्लेग की समस्या। हम देखते हैं 1896-97 के अंदर तथा 1899-2000 के दौरान भारत में भीषण अकाल पड़ते हैं। भारतीय लोगों के मांगों के परिणाम बाद भी ब्रिटिश साम्राज्य भारतीय लोगों को सच्चे दिल से या सही तरीके से इस अकाल की समस्या के निराकरण का प्रयास नहीं किया। उनका जो प्रयास था वो बहुत धीमी गति से था। इसी समय महाराष्ट्र के अंदर प्लेग की भयंकर बीमारी फैलती है, लेकिन उसके भी कई सही उपाय ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा नहीं किए गए और इनके परिणाम स्वरूप भारतीयों में उग्रवादी विचारधारा पनपती गई। जो पांचवा कारण है वह है बढ़ते हुए पश्चिमीकरण के विरुद्ध प्रतिक्रिया। जो नया तरुण दल जिसका भारतीय राजनीति में प्रादुर्भाव हो रहा था, उसमें भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति के उत्थान की भावना थी तथा जिन उदारवादी नेता जो कि पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति से प्रभावित थे, उनके स्थान पर नवीन जो वर्ग था उसका यह मानना था कि भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति और भारतीय गौरव की बातें लोगों के समक्ष रखे जाएं। हमारी जो संस्कृति थी वो निश्चित रूप से गौरवान्वित संस्कृति रही है और इन्हीं राष्ट्रवादी विचारों का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाए और इसी बढ़ते हुए पश्चिमीकरण के प्रतिक्रिया स्वरूप ही भारत में उग्रवादी विचारधारा पनपती गई। एक और जो कारण था जिसकी वजह से भारत में उग्रवादी दल या उग्रवादी विचारधारा पनपती गई, वह थी कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियां। कर्जन का जो पूरा कार्यकाल था उसको शिष्टमंडल, भूलों और आयोगों का कार्यकाल माना जाता है। कर्जन के द्वारा कई ऐसे कार्य किए गए जैसे कि 1902 का जो दिल्ली दरबार था या कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट की बात हो या विश्वविद्यालय अधिनियम की बात हो, इस तरीके से। और सबसे बड़ा जो कर्जन के द्वारा कार्य किया गया था वह था 1905 में बंगाल का विभाजन। इन सभी कार्यों के फलस्वरूप भारतीय लोगों में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति असंतोष की भावना बढ़ती गई